Listeners, back to the channel Economics at Ease. I am Nida, your educator, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे की कैलकुलेशंस में। आपको जब नेशनल इनकम आप उसको करेंगे, ओके, कैलकुलेट करेंगे। सो डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे हम, जैसे इंडिया है, इंडिया में कहीं भी हम फ्रीली आ सकते हैं, घूम सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को हम जो है आराम से फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं तो इसका क्या होता है, इसमें कुछ चीजें हमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, ओके, या एक्सक्लूड करनी पड़ती है। तो वो हम देखेंगे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम डोमेस्टिक टेरिटरी को कैसे पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Domestic territory, first of all, meaning है economic territory. Domestic territory is a very important concept in national income accounting. It is a territory administered by the government within which persons, goods and capital circulate freely. Within the boundaries of a country जो आप circulation करते हैं person, goods और capitals का, that is the domestic territory. Okay, in layman's language. Domestic territory means the political frontiers of a country. However, for the purpose of national income accounting, it is used in a wider sense. ना एडिशन क्या होता है, ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी है आपकी ऑलरेडी, लेकिन इसमें क्या चीजें ऐड होती हैं? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, यानी कि शिप्स या एयरक्राफ्ट जो कि हमारे हैं, इंडिया के हैं, ठीक है, वो ऑपरेट करेंगे दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में भी, तब भी वो हमारे ही कहलाए जाएंगे, यानी कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के ही कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। एयर इंडिया कहाँ की है? इंडिया की है। ओके, एयर इंडिया प्लेन कौन बनाता है? दैट इज द इंडियन इंडियन ये कंपनी है। तो प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, जो ऑपरेट कर रहा है एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान। रशिया एंड जापान तो दो कंट्रीज अलग की हैं, लेकिन है किसकी चीज ये? एयर इंडिया इंडिया की है। आर अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन वो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारी वो डोमेस्टिक टेरिटरी को बिलोंग करेगा। ठीक है, सिमिलरली प्लेन्स अगर जो है ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज कर रहे हैं, सिंगापुर एयरवेज उस प्लेन्स को कर रहा है ऑपरेट, और वो चाहे किसी भी कंट्री में होगा, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी होगी? सिंगापुर एयरवेज की। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जिस कंट्री के होंगे, चाहे वो किसी और कंट्री में वर्क कर रहे हो, लेकिन जिस कंट्री ने ओन किया है और ऑपरेट कर रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स, वो उसी कंट्री के कहलाए जाएंगे, उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड होंगे। ओके, now fishing vessels, oil and natural gas rigs and floating platform operated by the residents of a country in the international waters where they have exclusive rights of operations. तो अब इसको मैं समझा दूं। फिशिंग वेसल्स लोग जो है आपके फिशिंग भी करते हैं, और आपके नेचुरल गैस और ऑयल जो है, रिग्स मतलब कंटेनर्स, उसमें उसमें कंटेन भी करते हैं, कंटेनर्स में भी रखे जाते हैं। और ये जो भी चीज है, यानी फिशिंग है, जो भी कर रहे हैं, वो हमारे ऑपरेट कर रहे हैं रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ओके, और उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है। तो फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ओशन पे अगर कर रहे हैं ये वर्क, फिशिंग वेसल्स, फिशिंग का काम हो रहा है, या यहाँ पे कंटेनर्स हैं, और जो कि जिनके पास, हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिव राइट्स भी है, और रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ही इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। फॉर एग्जाम्पल, फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशंस ओशन विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, तो डोमेस्टिक टेरिटरी ये भी हमारी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में दोनों चीजें आएंगी। Third and the last thing is embassies, consulates, and military establishment of a country located abroad. ओके, एम्बेसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कभी भी आपको पासपोर्ट वगैरह के लिए जाना पड़ता है, आप फॉरेन गए, आपको कोई प्रॉब्लम आई, आप इंडिया को बिलोंग करते हैं, इंडिया के ही आप जो है मेन रहने वाले हैं। ओके, तो अब आप लेकिन बाहर हैं, तो आप इंडिया से कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो वहाँ पे एम्बेसीज होती हैं। ओके, दे सॉर्ट योर प्रॉब्लम। वहाँ पे जो भी आपको दिक्कत है वो आपको सॉर्ट आउट करेंगे। तो जब दूसरी कंट्री में इंडिया की जो एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होती है, ठीक है ना, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। सिमिलरली कॉन्सुलेट्स क्या होता है? एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे ऑफिसर्स और कंसोल जो होते हैं, ऑफिसर ऑफिसर कमीशन बाय द गवर्नमेंट, वो वहाँ पे रहते हैं। तो वो भी हमारा क्या हो गया? इंडियन जो है इंडियन का हमारा हो गया, इंडियन वहाँ पे रह रहा है। ओके, और प्लस वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आ रहा है। ठीक है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी अगर हम कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो वेदर इट इज लोकेटेड अब्रॉड, बट स्टिल वो हम उसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो इंडिया का है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया की, राइट?
तो एग्जाम्पल क्या हो गया, इंडियन एम्बेसी इन रशिया। रशिया एक अलग कंट्री है, इंडिया एक अलग कंट्री है, लेकिन एम्बेसी कहीं जिस कंट्री की कहीं पे भी होगी वो उसी कंट्री को बिलोंग करेगा। तो इंडियन एम्बेसी इन रशिया है, यानी कि तो इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर रशिया की जो है एम्बेसी होती इंडिया में, तो वो रशिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। गॉट इट या? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तीन चीजें हमें जरूर से याद रखनी है व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दैट इज द नेशनल इनकम। ओके, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या चीज इंक्लूड करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। नाउ कुछ चीजें जो हमें एक्सक्लूड करनी है या उसको इंक्लूड नहीं करना है, दैट इज एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री। ओके, अब जैसे कि हम अपनी एम्बेसीज कहीं पे भी किसी भी हमारी कंट्री के अलावा कहीं पे भी जहाँ पे भी होंगी, हम उसको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड कर रहे हैं। सिमिलरली जब किसी और देश की, किसी और कंट्री की एम्बेसीज हमारी कंट्री में होंगी, तो वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी को मानेंगे। ठीक है, जापानीज एम्बेसीज इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। ठीक है, इंडिया की नहीं मानेंगे उसको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहीं पे भी होंगे, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आर लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, according to the United Nations, economic territory or domestic territory is the geographical territory administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely। वही सेम एग्जाम्पल है, वो सेम मीनिंग है जो हमने शुरू में पढ़ा था। ना, एक सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आप देखें तो इससे क्या होगा, तो जो आपने समझा है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा एक्सरसाइज से। ओके, which of the following are covered under domestic territory of India? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में मतलब क्या है, कोई भी चीज जो इंडिया की बाउंड्री में आ रही है। ठीक है ना, इंडिया का जो आपका ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर आ रहा है, या आपकी एम्बेसीज हैं। ठीक है ना, शिप्स हैं आपके, और क्या चीज इंक्लूड करेंगे, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट करेगा, शिप वेसल, फिशिंग वेसल्स होंगे, ऑयल और नेचुरल गैस है, एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो सब हमारे किस में ऐड करेंगे, हम डोमेस्टिक टेरिटरी में करेंगे ऐड। और एक्सक्लूड क्या करेंगे, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसको हम ध्यान रखें और इसके हिसाब से बताएंगे क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में। एंड इंडियन कंपनी इन लंदन, अब देखो कोई भी इंडियन कंपनी है जो लंदन में, तो लंदन तो हमारे इंडिया के बाहर आ गया ना, बाउंड्री से बाहर है, तो इसको हम नहीं इसमें ऐड करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसिडर नहीं करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, इंडिया के अंदर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज, कंपनी क्या है, इंडिया में है। ठीक है, जापानीज ओनर है, लेकिन इंडिया के अंदर तो आ रहा है ना बाउंड्री में, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, फिर वो चला गया ना बाहर बाउंड्री के, तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। ओके, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक की ब्रांच है तो फिर इंडिया के अंदर बाउंड्री में आ रहा है, तो हम इसको ऐड करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में। इंडियन एम्बेसीज इन जापान, अब देखो इंडियन एम्बेसीज, एम्बेसी किसी भी कंट्री की जहां पे होगी वो उसी कंट्री का ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो ये एम्बेसी किसकी है, इंडिया की है, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच है चाइना में, तो ये हमारा बाहर चला गया ना, बाउंड्री में है ही नहीं इंडिया की, तो हम इसको नहीं करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। रशियन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ये रशिया को बिलोंग करेगी डोमेस्टिक टेरिटरी को, तो इंडिया में नहीं इंक्लूड करेंगे। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, तो ये भी क्या होगा, अमेरिका में उसने दिया है ना, तो हम इंडियन टेरिटरी में उसको, सॉरी डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। आई होप ये आपने आंसर्स लिखे थे, लेकिन इसका रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल रेजिडेंट। ओके, नॉर्मल रेजिडेंट बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। तो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, कि वो इंसान जो एक कंट्री में रह रहा हो मोर देन 1 ईयर, अभी आगे भी आपको बताया जाएगा कि इसकी क्या कंडीशंस हैं, residing in a country more than 1 year and whose center of economic interest, यानी कि वो खा भी रहा है और यहीं पे आपका पैसा भी वो अर्न कर रहा है और यहीं पे सब चीजें खर्च भी कर रहा है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। ओके, किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, लेकिन उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में रह रहा है वो वहां का, तो वहां का वो क्या बन जाता है, नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो दो पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि
दिमाग में रखने हैं जब हम कैलकुलेशन करेंगे या अभी कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, उसमें ये चीज जरूरी है। द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि वो इंसान रह रहा है और यहीं पे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है और वो अपने बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन, यानी कि पैसा कमा भी रहा है, खर्च भी कर रहा है, उसी कंट्री में ही कर रहा है। यानी कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये होता है इंसान, वो रेजिडेंट जो है वहीं पे रह रहा है और खर्च भी कर रहा है, अर्निंग स्पेंडिंग भी कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। ओके, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। ये लोग और मोर देन 1 ईयर, यहाँ पे भी एक पॉइंट अभी आपका आगे डिस्कस किया जाएगा कि कोई भी इंसान जो एक जगह पे रह रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी पे रह रहा है, अर्निंग, स्पेंडिंग, अक्यूमुलेशन सब कुछ कर रहा है वहीं उसी डोमेस्टिक टेरिटरी पे, और मोर देन 1 ईयर रह रहा है, ये भी कंडीशन है, तो हम इसको बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। ओके, अब क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी नॉर्मल रेजिडेंट में? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। देखिए कोई भी लोग आते हैं घूमने के लिए, फॉर एग्जांपल ताजमहल देखने के लिए आए, तो वो साल भर तो नहीं रुकेंगे ना, 2 महीने 3 महीने रुक के घूम के इंडिया में चले जाएंगे वापस, तो हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट में। ठीक है, विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस, इस तरह फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स बहुत बार आते हैं, या हम भी जाते हैं दूसरी जगह पे, तो हमको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, एम्बेसीज ये ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये सब क्या होता है, कुछ टाइम के लिए जाते हैं, बट इन केस अगर ये 1 साल से ज्यादा के लिए रहेंगे तो इनको हम इंक्लूड कर लेंगे। इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट। ठीक है, दे आर ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल एरिया, वो वहीं के माने जाएंगे। Employees of international organizations are considered as residents of the country to which they belong and not of the international area. Okay, employees जो होंगे आपके, जो वर्क कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, residents of the country to which they belong and not of the international area. For example, an American working in UNO office located in India will be treated as normal resident of America. ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका का ही रेजिडेंट है, राइट? इंडिया में वर्क कर रहा है लेकिन अमेरिका का है, अगर ये इन केस यहाँ पे 1 साल से ज्यादा रुक जाएगा तो ये फिर इंडियन का हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर इफ द एम्प्लॉयज आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 ईयर इन सच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, देन दे बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन विच सच सिचुएशन इंस्टीट्यूशंस आर लोकेटेड। जहां पे भी वो इंस्टीट्यूशन लोकेट होगी, अगर वो साल भर से ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क करेंगे तो वो उस कंट्री के normal resident consider कर लिए जाएंगे. It means in the given example, if the American is working in the UNO office in India for more than 1 year, then he will be treated as normal resident of India. वही चीज मैंने आपको पहले बताई थी, जो 1 साल का आपका बताया था ना मैंने, कि where it is written मोर देन 1 ईयर वाली कंडीशन यहाँ पे ये आ जाएगी। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ ये भी कंडीशन याद रखिएगा। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स, ये सब कुछ ही टाइम के लिए आते हैं, लेस देन 1 ईयर, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, बॉर्डर वर्कर्स, जो लोग वर्क कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, बॉर्डर वर्कर्स हु लिव्स नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू वर्क इन द कंट्री, इन द अदर कंट्री, दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव एंड नॉट वेयर दे वर्क। ओके, तो ये सब चीजें थी जो हम नॉर्मल रेजिडेंट में देखते हैं। पहला क्या था कि वो वहां पे रह रहा हो इंसान, resident lives located within the domestic territory. Second, resident carries out the basic economic activities of earning and spending. And last, he should reside or he should be living in that area for more than 1 year. 1 ईयर अगर वो रह रहा है, 1 ईयर से कम रह रहा है, तो हम इसको नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, ना अब इसमें एक एक्सरसाइज छोटी सी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके जो भी अंडरस्टैंड आपने किया है उसको जरा सा क्लैरिटी हो जाए। और identify the following as normal residents of India. तो पहला क्या है, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। ओके, अब इंडियन एम्बेसी तो ऑब्वियस ही बात है वो हमारी इंडिया की ही है, ठीक है, तो हम इंडियन ही, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ही मानेंगे उसको, तो ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा। जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स, देखो सिर्फ 2 महीने के लिए वो रहने आया तो हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं मानेंगे। ओके, ही विल नॉट बी कंसिडर एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो साल भर से ज्यादा रहेगा तो उसको माना जाएगा। ठीक है, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, अब क्रिकेट मैच
इंडियंस जा रहे हैं पाकिस्तान देखने क्रिकेट मैच, तो वो क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही है है ना, क्योंकि वो रहेंगे तो इंडिया में ही ना, इंडिया ही के तो है जो 2 महीने के लिए पाकिस्तान गए घूमने। तो टूरिस्ट वाला वही कॉन्सेप्ट याद रखना। इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। तो ये हमारे इंडियन के नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कंसिडर करे जाएंगे, बिल्कुल करे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस कर तो रहे हैं वो यूएनओ ऑफिस में वर्क, लेकिन लेस देन 1 ईयर है। अगर यहीं पे वो साल भर से ज्यादा वर्क करेंगे तो फिर वो अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिका डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है उनका लेस देन 1 ईयर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, इंडियन के ही माने जाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही माना जाएगा। इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया, तो ये क्या है, ये हमारा ऑलरेडी बता ही रहे हैं कि इंडियन एम्प्लॉयज ही हैं और इंडिया में ही है। तो क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इन इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। अब फॉरेनर्स आ रहे हैं घूमने के लिए, साल भर थोड़ी ना रहेंगे, साल भर से ज्यादा अगर रहेंगे तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे, तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। अब हज करने के लिए जाएंगे तो 1 महीना ही तो रुकेंगे, अगर बहुत से बहुत रुकेंगे, वापस तो इंडिया ही आ जाएंगे ना, तो साल भर से ज्यादा तो वहां रह नहीं रहे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, इंडियन मुस्लिम्स ही हैं, तो इसको हम कंसिडर करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया में। आंसर्स ये दिए, मैंने आपको रीजंस बता दिए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप आर टू डिफरेंट टर्म्स। अब इसका मतलब क्या है, सिटीजनशिप क्या होता है, एक सिंपली देखिए, सिटीजनशिप का मतलब है कि आप उस जगह के सिटीजन कैसे बनेंगे, इंडिया के सिटीजन कैसे बनेंगे। या तो आपको लीगल कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये होता है, दूसरा क्या है, आप वहां पैदा हुए हो, बर्थ सर्टिफिकेट आपका जहाँ का मिलता है वो, प्लस आप या तो उस कंट्री को अप्लाई करो कि उसको उससे बोलो कि हाँ भाई मुझे मुझे जो है, आपको आपने अप्लाई करा सिटीजनशिप के लिए, और वो आपको अलाउ भी कर दे वहाँ के लॉज, तो आप वहाँ के सिटीजन बन जाते हैं, ठीक है। तो सिटीजनशिप में क्या मतलब क्या, इट इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले लीगल कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। इट मींस इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन 2 वेज। दो तरह से आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी बर्थ यहाँ पे हुई हो तो आपको ऑटोमेटिकली आप यहाँ का सिटीजन बन जाओगे। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, अब जो इंडिया के नहीं है, कोई बाहर का है, अमेरिका का है, चाइना का है, अब वो चाहता है कि इंडिया की उसको सिटीजनशिप मिल जाए, तो वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। और अगर लॉ ने उसको, इंडियन लॉ ने उसको अलाउ कर दिया, देन ही कैन बिकम द इंडियन सिटीजन, राइट। नाउ रेजिडेंटशिप का मतलब क्या होता है, इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, यानी कि जहाँ पे हमारा फ्लो ऑफ मनी और सर्विसेज ये सब हो रहा है, वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो गया। बेस्ड ऑन दैट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन, एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। अभी हमने पढ़ा था कि नॉर्मल रेजिडेंट अगर मोर देन 1 ईयर रहता है तो हम इसको नॉर्मल रेजिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, यानी कि वो जो सब जो है जिससे हम कहते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा था नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, जो कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो उस कंट्री में, प्लस वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, वो वहां पे रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो, अर्निंग स्पेंडिंग और अक्यूमुलेशन जो है वो वहीं पे कर रहा हो उसी कंट्री में, प्लस वो मोर देन 1 ईयर रह रहा हो। ठीक है, वही तीन कॉन्सेप्ट, रेजिडेंटशिप का मतलब नॉर्मल रेजिडेंट। एग्जाम्पल अब देख लेते हैं इसमें, अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एक चाइना का आदमी जो इंडिया में रह रहा है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा रह रहा है, इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। हाउएवर ही इज नॉट अ सिटीजन, सिटीजन लेकिन नहीं है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पैदा नहीं हुआ है ना, ऑफ इंडिया, एज ही डज नॉट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हाँ, अब अगर वो रिक्वेस्ट करे और इंडियन लॉज को अलाउ कर दे, देन ही कैन बिकम द सिटीजन ऑफ द कंट्री। लेकिन अभी क्या है, मोर देन 1 ईयर वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि नॉर्मल रेजिडेंट वो बन गया, बिकॉज इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट उसका यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द पर्सन इज मोर देन 1 ईयर, ओके। देन सिमिलरली अ नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई, यानी कि इंडिया का आदमी बाहर कहीं काम कर रहा है, इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका बर्थ यही इंडिया में हुआ होगा, बट अ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्स। सो इट मीन्स अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि एक आदमी
जो आपका एक सिटीजन एक कंट्री का हो सकता है, यही एनआरआई वाला आप एग्जाम्पल ले लिए, बट एट द सेम टाइम ही कैन बी अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री ऑल्सो। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड हियर। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कॉन्सेप्ट्स इसके। नेक्स्ट क्लास में हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट और बहुत से हम कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने आज स्टार्ट किया था लेसन नंबर 2 डोमेस्टिक टेरिटरी, उसमें नॉर्मल रेजिडेंस तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच।